कहानी पलूमा की रॉयल कैपिटल में शुरू होती है, जहां अर्धमानव आम इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। इंसान अच्छे मैनेजर नहीं हैं और अर्धमानवों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। इन्हीं के बीच में हमारा हीरो बनाजा है। बनाजा एक व्यापारी है और एक अच्छा इंसान है। वो अर्धमानवों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वो अर्धमानवों को उनके काम के लिए पैसे भी देता है, जो इस दुनिया में आम बात नहीं है। बाकी व्यापारी उसे अर्धमानवों को पैसे देने और इज्जत से पेश आने के लिए बेइज्जत करते हैं। अर्धमानव पैसे लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें इंसानों के लिए बिना पैसे के काम करना चाहिए, क्योंकि वो निचली जाति के हैं। लेकिन बनाजा फिर भी जिद करता है और उन्हें पैसे देता है। उसकी प्यारी असिस्टेंट अर्धमानवों से कहती है कि या तो पैसे लो या उसे दे दो। अर्धमानव पैसे ले लेते हैं और उसकी दयालुता से खुश होते हैं। वो बनाजा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतना अच्छा है। बाकी व्यापारी फिर से उसे अर्धमानवों को पैसे देने के लिए गद्दार कहते हैं। बनाजा आह भरता है और चाहता है कि लोग सबके साथ बराबरी और सही तरीके से पेश आएं, चाहे वो इंसान हो या अर्धमानव। उसकी असिस्टेंट कहती है कि ऐसा उनकी सोसाइटी में शायद ही हो। अचानक बनाजा का पूरा शरीर चमकने लगता है और जैसे ही उसकी असिस्टेंट पीछे मुड़ती है, वो अचानक गायब हो जाता है। उसे जादूगरों के एक ग्रुप द्वारा दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है। पुराना जादूगर कहता है कि आह्वान सफल हुआ और वो 198वां हीरो कैंडिडेट है। वो बूढ़ा आदमी उसका क्लाई रोड के राज्य में स्वागत करता है और उसे महान हीरो कैंडिडेट कहता है और कहता है कि उसकी मौजूदगी उनके लिए सम्मान की बात है। बनाजा समझ नहीं पाता और पूछता है कि क्या कोई गलती हुई है। वो उन्हें बताता है कि वो एक साधारण व्यापारी है। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये दुनिया बुरी शक्तियों से लड़ रही है और ये उनकी पुरानी परंपरा है कि वो जादुई तरीके से संभावित नायकों को बुलाते हैं ताकि वो उनके लिए अंधेरी सेना से लड़ सकें। डॉगी क्रूगर की पत्नी उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए अपनी चमकती गेंद के साथ आती है और जबरदस्ती उसकी हथेलियां अपनी गेंद पर रखवाती है। जिन नायकों को बुलाया जाता है उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है जब उन्हें यहाँ लाया जाता है। ये शक्तियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि किसी भी ट्रेनिंग से एक सामान्य व्यक्ति इस स्तर तक नहीं पहुँच सकता। इसे डिवाइन रेवलेशन के नाम से जाना जाता है। बनाजा इस नई दुनिया की भाषा समझ सकता है। डॉगी क्रूगर की पत्नी यह देखकर हैरान हो जाती है कि बनाजा की स्टैट्स में कोई दिव्य आशीर्वाद नहीं है, ये किसी साधारण इंसान की स्टैट्स हैं। बनाजा उन्हें बताता है कि वह पहले से ही यही समझा रहा था। वह सिर्फ एक साधारण व्यापारी है। जादूगर आपस में बहस करते हैं कि कहीं जादू में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। वो उसे एक असफलता कहते हैं। बनाजा, जो एक अच्छा इंसान है, माफी मांगता है और उनसे अनुरोध करता है कि उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दें। तभी एक लड़की पागलों की तरह चिल्लाती है कि इस नए बुलाए गए व्यक्ति को एक महान नायक की शक्तियां दी गई हैं। गोरे व्यक्ति ब्लॉन्डी के सारे स्टैट्स 999 के हैं। डॉगी क्रूगर की पत्नी हमारे नायक को कंधे से धक्का देती है और उस गोरे नायक की तरफ दौड़ती है। वह गोरा बनाजा से तुलना करते हुए अपने स्टैट्स का प्रदर्शन करता है। वो लड़की उस गोरे की तारीफ करती है और कहती है कि वही उनका अंधेरी सेना के खिलाफ एकमात्र उम्मीद है। वह दौड़कर राजा को यह खबर सुनाती है। सब बनाजा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। बड़े नथुने वाला राजा गोरे नायक का धन्यवाद करता है कि वह उनकी दुनिया में बुलाया गया। वह इस गोरे को अपना नायक घोषित करता है। इस बीच बनाजा गहरी सांस लेता है, क्योंकि लोग उसे इतनी जल्दी भूल गए। अब उसे ध्यान आता है कि उसने कभी क्लाई रोड के जादुई राज्य के बारे में नहीं सुना। वह समझता है कि वास्तव में उसे किसी दूसरी दुनिया में बुला लिया गया है। वह उम्मीद करता है कि शायद वे उसे घर वापस भेज देंगे। कुछ समय बाद एक सैनिक बनाजा को एक गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। वह उसे पीछे से धक्का देकर अंदर करता है और दरवाजा बंद कर देता है। बनाजा गिर जाता है और सोचता है कि उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है। फिर हम पीछे जाते हैं जब उसकी राजा से बातचीत हुई थी। राजा उसे बताता है कि जिस द्वार से उसे बुलाया गया था वह अब सील हो चुका है और उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता। चूंकि वे उसे वापस नहीं भेज सकते, वे उसे उदारता पूर्वक राज्य से दूर डेलावेजा जंगल में एक विशेष निवास स्थान देने की पेशकश करते हैं, जहां वह अपनी बाकी की जिंदगी शांति से बिता सकता है। वे उसे चेतावनी भी देते हैं कि इस घटना के बारे में किसी से बात न करे, जैसे अमीर और शक्तिशाली लोग करते हैं। अब हम वापस वर्तमान में आते हैं, जहाँ वह एक अर्धमानव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सहयोग नहीं करता। वह उसे कार्गो कहता है। बनाजा उसे बताता है कि वह अपने घर से बहुत दूर है और इस देश के बारे में कुछ नहीं जानता और कुछ जानकारी मांगता है। बनाजा उससे पूछता है कि क्या वह राजा के साथ किसी गुलाम अनुबंध में है और क्या यह उनके देश में सामान्य बात थी। अर्धमानव उसे जवाब देता है कि वह शायद किसी अजीब जगह से आया है। वह बनाजा को बताता है कि हालांकि उसकी तनख्वाह कम है, वह किसी गुलाम अनुबंध के तहत नहीं है। डॉबी एक स्वतंत्र एल्फ है। इस देश में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप
इंसान हैं या अर्धमानव। बनाजा उससे सहमत होता है और कहता है कि उसके भी यही विचार हैं। वह डेलावेजा जंगल के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन हरा आदमी उसे रोक देता है। बनाजा जोर देता है, लेकिन फिर से मना कर दिया जाता है। वह सोचने लगता है कि यह दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है और उसकी पुरानी दुनिया से तुलना करता है जहाँ नस्लवाद था। 20 दिन बीत जाते हैं और वे डेलावेजा जंगल पहुँच जाते हैं। हरा आदमी राजा से दी गई कुछ दान सामग्री बनाजा को सौंपता है। यह एक अंथीन बैग था। इसमें बनाजा के लिए कुछ खाना और पैसे थे। हरा आदमी उसे बताता है कि अंधेरी सेना ने आसपास अपना शिविर डाला हुआ है और अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे कहीं और रहना चाहिए। फिर हरा आदमी चला जाता है। बनाजा सोचता है कि उसे अब कहाँ जाना चाहिए। वह अपने बैग की जांच करता है और एक तलवार निकालता है। तलवार अच्छी दिखती थी लेकिन सस्ती बनी हुई थी। अचानक वह कुछ स्लाइम्स का सामना करता है और सोचता है कि वे सुरक्षित होंगे, लेकिन स्लाइम्स उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वह उन तीनों को काट देता है। उसे आश्चर्य होता है कि तलवार पहले से ही टूट चुकी थी। तभी उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिलता है जो कहता है आपका स्तर बढ़ गया है। उसका स्तर बदलकर लेवल 2 हो जाता है, लेकिन अब उसकी सारी स्टैट्स अनंत दिखती हैं। बनाजा इस प्रतीक को नहीं पहचानता। उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें वॉइस गाइडेंस को सक्षम करने का विकल्प होता है। वह हाँ चुनता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक विस्तृत श्रृंखला की जादुई शक्तियां हैं जो वह कभी भी उपयोग कर सकता है। सिस्टम फिर उसे बताता है कि उसके बैग में लोकेशन ट्रैकिंग, राक्षस लुभाने और जबरन पुनर्प्राप्ति जादू भी हैं। वह समझ जाता है कि यही कारण है कि स्लाइम्स ने उस पर हमला किया। अब वह समझता है कि टूटी हुई तलवार और राक्षस लुभाने वाले जादू के साथ राजा उसे मारना चाहता था। सिस्टम फिर पूछता है कि क्या वह बैग से जादू को हटाना चाहता है। बनाजा सहमत होता है और जादू सफलतापूर्वक हटा दिया जाता है। अपनी अनंत क्षमताओं को न जानते हुए वह सोचता है कि कोई ऐसा जादू क्यों लगाएगा जिसे हटाया जा सके। बनाजा फिर जंगल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे फिर से चेतावनी देता है कि डेलावेजा जंगल में मलिशियम की उच्च सांद्रता है। मलिशियम वह हानिकारक पदार्थ था जो राक्षसों द्वारा छोड़ा जाता था और इंसानों के लिए अत्यधिक विषैला होता था। सिस्टम बनाजा से पूछता है कि क्या वह जंगल को शुद्ध करना चाहेगा। वह घबराकर सहमत होता है। यह जादू बनाजा की 1/3 जादुई ऊर्जा का उपयोग कर जंगल को शुद्ध कर देता है। उसे कई नोटिफिकेशन मिलते हैं कि उसका स्तर और बढ़ गया है। अब हम राज्य में वापस जाते हैं जहां एक प्यारी राजकुमारी राजा के साथ बहस करती है कि उन्होंने बनाजा को डेलावेजा जंगल में क्यों भेजा। यह उनकी गलती थी कि वे उसे घर वापस नहीं भेज सके। उन्हें पहले से पता था कि अंधेरी सेना ने वहां अपना फ्रंटलाइन बेस कैंप बना लिया है। राजा जवाब देता है कि बनाजा सिर्फ बुलाने वाले जादू की बर्बादी था। फिर एक आदमी अदालत में प्रवेश करता है और सूचित करता है कि किसी ने अभी अभी शुद्धिकरण किया है जो सबसे सर्वोच्च पवित्र जादू है। राजा उस आदमी की बात को बीच में रोकता है, यह सोचते हुए कि यह गोरा नायक था जिसे अभी अभी अंधेरी सेना से लड़ने के लिए भेजा गया था। वह गोरे के कौशल की तारीफ करता रहता है। फिर उसे समझाया जाता है कि शुद्धिकरण जादू दक्षिण में नहीं किया गया जहाँ नायक गया हुआ था, यह जादू उत्तर के जंगल में किया गया था। अब हम फिर से बनाजा के पास जाते हैं जहाँ सिस्टम नोटिफिकेशन में स्तर 367 दिखता है। वह सोचता है कि उसने एक भी राक्षस को नहीं मारा और बस थोड़ा सा जादू किया। शायद यहाँ स्तर बढ़ाने के लिए यही काफी था। वह अभी भी नहीं समझ पाता कि उसकी स्टैट्स में जो प्रतीक है वह अनंत दर्शाता है। वह फिर निर्णय लेता है कि अब वह स्तर बढ़ाने के नोटिफिकेशन को बंद कर देगा। अब वह यह जांचता है कि उसकी कितनी जादुई शक्ति बची है। उसकी हैरानी की बात यह थी कि उसकी सारी जादुई शक्ति अब पूरी तरह से बहाल हो चुकी थी। भोला बनाजा सोचता है कि उसकी जादुई क्षमता कम है, उसे शहर में रहने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि वह रूप बदलने वाला जादू भी इस्तेमाल कर सकता है। वह अपना पसंदीदा लिंग महिला चुनता है और एक बड़ी, मेरा मतलब बड़ी पर्सनैलिटी वाली महिला में बदल जाता है। वह अपनी गंदी सोच पर काबू रखता है। फिर आखिरकार वह एक पुरुष में रूपांतरित हो जाता है ताकि वह एक भेस में रह सके। सिस्टम उसे टेलीपोर्टेशन जादू का उपयोग करने की सलाह देता है। वह शाही राजधानी में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे याद आता है कि उसके पुराने दुनिया में केवल मास्टर जादूगर ही इस जादू का उपयोग कर सकते थे और वह सोचता है कि शायद यह इस दुनिया में सामान्य है। फिर वह अपने पुराने संसार में टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। अब बनाजा फैसला करता है कि वह इस दुनिया में पैसा कमाने और जीने के लिए एक गिल्ड में शामिल हो जाएगा। सिस्टम उसके लिए एक गिल्ड ढूंढता है। नुकीली कानों वाली रिसेप्शनिस्ट लड़की उसे गिल्ड की रैंकिंग प्रणाली समझाती है और उसे गिल्ड में पंजीकृत कर देती है। बनाजा ने इस दुनिया में अपने उपनाम के रूप में फ्लियो नाम का उपयोग किया। हम भी उसे अब से फ्लियो के नाम से बुलाएंगे। यह उसके पुराने कुत्ते का नाम था। इसके बाद वह अपने रैंक के अनुसार एक मिशन खोजने की कोशिश करता है। फ्लियो फिर एक छोटी लड़की को सुनता है जो गिल्ड में साहसिक कार्यकर्ताओं से डेलावेजा जंगल तक पहुंचाने की मदद मांग रही थी। उसके पास भुगतान करने के लिए बहुत कम पैसे थे और ऊपर से लोग यह भी जानते थे कि वह जगह डार्क आर्मी का अड्डा है। उसका परिवार जंगल में था, इसलिए वह राजा की सेना का इंतजार नहीं कर सकती थी। लोग उसे धक्का देते हैं और चले जाते हैं। अच्छे स्वभाव के फ्लियो उसकी मदद की पेशकश करते हैं। वह बताती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, जिस पर वह जवाब देता है कि
यह कोई समस्या नहीं है। उसने पहले भी डेलावेजा जंगल का दौरा किया है, इसलिए वह दोनों को तुरंत वहां टेलीपोर्ट कर सकता है। गेड के साहसिक योद्धा चौंक गए और संदेह किया कि क्या वह सच में टेलीपोर्टेशन जादू कर सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ टेलीपोर्टेशन शुरुआती जादू नहीं है। फ्लियो को रॉयल नाइट्स की बलिरोसा रोकती है, वह भी उसे टेलीपोर्टेशन जादू के इस्तेमाल पर शक करती है, क्योंकि वह बुद्धिमान और शक्तिशाली जादूगर जैसा नहीं लगता। एक और बॉनी आती है और उस पर अपहरण, गुलामी और मानव तस्करी का आरोप लगाती है। तीसरा लाल बालों वाला आता है और पूछता है कि क्या वह किसी छोटी लड़की का पीछा करने वाला है। चौथा मांसपेशियों वाला आकर उसे भी धमकी देता है। संदेह बढ़ाने से बचने के लिए फ्लियो अपना परिचय देता है और उन्हें भी साथ आने का प्रस्ताव देता है। वे गली में जाते हैं ताकि कोई और उन्हें न देख सके। फ्लियो सभी को एक साथ डेलावेजा जंगल में टेलीपोर्ट कर देता है। सभी उसके जादू से हैरान होते हैं। लाल बालों वाला पुष्टि करता है कि वे निश्चित रूप से डेलावेजा जंगल में हैं। बॉनी पूछती है कि क्या वह उच्चतम श्रेणी का प्रतिष्ठित जादूगर है जो इतनी दूर तक टेलीपोर्ट कर सकता है। लड़कियां पहले उसके प्रति संदेह के लिए माफी मांगती हैं। छोटी लड़की परेशान होती है क्योंकि वह जंगल से कोई मैलिसियम महसूस नहीं कर पाती और न ही कोई जादुई जीव। वह उसे बताने वाला ही था कि उसने ऐसा किया है, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन उसे रोक देता है क्योंकि ऐसा करने से हत्या हो सकती थी। चूंकि छोटी लड़की एक दानव थी, नाइट उसे पीछे हटने को कहती है और बताती है कि उसकी पार्टी जानती थी कि वह लड़की एक दानव है और उससे कहती है कि वह अपना असली रूप दिखाए। फ्लियो सोचता है कि यह कोई गलती है, लेकिन नाइट उसे बताती है कि एक संदिग्ध लड़की लोगों से उसे डेलावेजा जंगल ले जाने को कह रही थी। वह छोटी लड़की नहीं थी बल्कि एक भेष में दानव थी। लड़की तेजी से अपने दानव रूप में बदल जाती है और सभी लड़कियों को डरा देती है। वह अपना परिचय फेनरिस के रूप में देती है जो इन्फर्नल फॉर की सबसे छोटी बहन है। नाइट उसे लुपिन के रूप में पहचानती है। दानव बताती है कि उसे उसके भाई ने उनके दुश्मनों की जासूसी करने और भोजन लाने के लिए भेजा था। वह अपने विषैले धुएं से सभी को मारने की कोशिश करती है। नाइट को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शक्तिशाली होगी और इन्फर्नल फॉर की एक सदस्य भी। फ्लियो के पास मैलिसियम के प्रति सहनशीलता थी। वह लड़कियों को बचाता है और उन्हें किलरोडे कैसल टाउन में टेलीपोर्ट करता है। वह दानव पर हर जादू का इस्तेमाल करता है। वह मेटियोरिक लीप का उपयोग कर हवा में छलांग लगाता है और उसके हमले से बचता है। फिर वह जादू का उपयोग कर उसे लड़ता है और अंत में उसे ग्रेविटेशन जादू से फंसा लेता है। सिस्टम उसे नियंत्रित करने के लिए सब्जुगेशन जादू का उपयोग करने की सलाह देता है। यह जादू उपयोगकर्ता को लक्ष्य के विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। वह इस विकल्प को अस्वीकार कर देता है। सिस्टम उसके जादू को रोकता है और फिर से सब्जुगेशन जादू का उपयोग करने की सिफारिश करता है। फ्लियो उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। सिस्टम बार बार सब्जुगेशन जादू का उपयोग करने की सलाह देता है। फ्लियो इसे अस्वीकार करता है और कहता है कि गुलामी ने उसके पुराने संसार को जहर दे दिया था और वह इसे इस दुनिया में नहीं लाना चाहता। दानव फेनरिस हार मान लेती है क्योंकि उसकी जादुई ऊर्जा समाप्त हो गई थी और वह उससे उसे मारने के लिए कहती है। अच्छे स्वभाव के फ्लियो उसे मारने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें लड़ाई से नफरत है और मारना उससे भी बदतर है। वह उसकी दयालुता नहीं समझ पाती और कहती है कि वह एक दानव योद्धा है जो मानव जाति को जीतने की शपथ ली हुई है। उसे यह समझ नहीं आता कि फ्लियो उसे जीवित क्यों छोड़ रहा है। फ्लियो कहता है कि उसे दानवों या मनुष्यों की परवाह नहीं है और दोनों उसके लिए समान हैं। साथ ही वह किसी को नहीं मार सकता जिसने आत्मसमर्पण कर दिया हो। फेनरिस उसे भोला कहती है और एक लड़की में बदल जाती है, लेकिन उसके पास कपड़े नहीं होते। वह उसे बताती है कि यह उसका प्राकृतिक रूप है, चिकना और चमकदार। फ्लियो उसे अपनी चादर से ढकता है और शर्मिंदा हो जाता है। वह उससे कहता है कि इंसानों को न मारे और वह खुशी से वहाँ से चला जाएगा। साथ ही सुझाव देता है कि वह कुछ कपड़े पहन ले। वह अपने बॉटमलेस बैग से कपड़े निकालता है। इसी बीच फेनरिस जादू से थकावट के कारण सो जाती है। सूरज ढल जाता है और आग के पास फ्लियो अपनी विविध जादुई शक्तियों की जांच करता है। उसे भ्रम होता है कि इस दुनिया में उसके पास इतनी शक्ति क्यों है। कैंप में उसकी प्यारी लोमड़ी जागती है और वह कपड़े पाती है जो फ्लियो ने उसके लिए रखे थे। वह सोचती है कि वह इंसानी जादू के प्रति प्रतिरोधी है, फिर भी फ्लियो के जादू से हार गई। उसके लिए इंसान कमजोर होते हैं। वह पाती है कि उसकी जादुई ऊर्जा पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वह कैंप से बाहर आती है और पूछती है कि क्या उसने अपनी रिकवरी मैजिक से उसे पूरी तरह से ठीक किया है। वह बताती है कि अगर कोई और होता तो उसे अपने ट्रॉफी रूम के लिए जिंदा खाल उतार देता। फेनरिस कसम खाती है कि वह फिर कभी इंसानों से नहीं लड़ेगी, जिससे फ्लियो खुश होता है। उसकी जादुई शक्ति के सम्मान में वह उसे अपना मालिक घोषित करती है और कर्ज चुकाने के लिए अपना जीवन उसे समर्पित कर देती है। फ्लियो कहता है कि बस धन्यवाद कहना काफी होता, लेकिन वह जिद करती है कि वह उसकी
गुलाम बनेगी और कहती है कि वह उसकी हर बात मानेगी। वह उसे अपनी गुलाम रखने से मना कर देता है। फेनरिस उसे बताती है कि अगर वह उसकी सेवा नहीं करेगी तो वह खुद को मार डालेगी। क्लियो उसे अपना साथी बनने की अनुमति देता है, जिससे वह खुश होती है। वह बताता है कि वह एक अलग दुनिया से आया है और उसे एक नायक के रूप में बुलाया गया था और अब वापस नहीं जा सकता। वह उसे अपना असली रूप दिखाता है और बताता है कि उसने भेष क्यों धारण किया है। वह बताता है कि वह सबसे अच्छा व्यक्ति नहीं है जिसका वह अनुसरण करे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसे आगे कहाँ जाना है। इस पर वह जवाब देती है कि वह लुपिन है और उनके यहाँ एक नियम है, वे अपने मालिक के प्रति जीवन समर्पित कर देते हैं। वह फिर से उसकी सेवा करने की जिद करती है और इतनी कोशिशों के बाद वह मान जाता है। किंग के दरबार में कट करें, जहाँ राजा पूछता है कि सुनहरे बालों वाले नायक ने कैसे सभी शाही सैनिकों को मरने दिया। सुनहरे बालों वाला शर्मनाक तरीके से कहता है कि सैनिक अर्धबुद्धिमान थे। सैनिक जादुई जानवर को देखते ही अपने स्थान से भाग गए, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता। सभी का खात्मा हो चुका था। उसने जितने हो सके उतने को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे देखकर हर कोई भाग गया। इसके जवाब में राजा चिल्लाता है, अपर्याप्त। सैनिक ने फिर सच्चाई बताई कि कायर ब्लोंडी अपनी शक्ति के बावजूद सेना को आगे रखकर पीछे से नेतृत्व करना चुनता है। जब बाकी लोग लड़ रहे थे वह भाग गया और सभी असफलताओं का दोष उन पर मढ़ दिया। फिर हम देखते हैं कि ब्लोंडी शिकायत करता है कि इतने प्रशिक्षण के बाद भी उसकी कोई क्षमता नहीं बढ़ी। इस स्तर पर वह एक इंसान या कमजोर जादुई जीव से लड़ सकता था, लेकिन एक शक्तिशाली जानवर से नहीं। उसे एक लड़की जो सामने से उभरी हुई थी टोकती है। इसका मतलब था सिर्फ एक शब्द, मोटरबोट। वह उसकी सेविका थी। ब्लोंडी हीरो उसे महलों के पैसे से विलासिता से नहलाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्लियो अपनी बिल्ली कानों वाली पत्नी को समर्थन देने के लिए पैसा कमाने एडवेंचरर गिल्ड जा रहा है। फेनरिस कहती है कि वह जहाँ भी जाएगा उसका पीछा करेगी। सब्जी विक्रेता उन्हें एक जोड़ा समझकर सब्जियां खरीदने का सुझाव देता है। यह सुनकर उसका चेहरा लाल हो जाता है। फ्लियो सोचता है कि विवाहित जोड़े होने का दिखावा करना अच्छा विचार होगा ताकि शक कम हो। फेनरिस इससे सहमत होती है और उसे अल्फा साथी भी कहती है। वह खुद को पैक में सबसे भाग्यशाली पिल्ला मानती है। वह उसे सही करता है कि वे केवल दिखावा कर रहे हैं। वह जीवन भर उसका प्यारा कहकर ऐसा ही दिखावा करेगी। वे गिल्ड में काम की तलाश में जाते हैं, जहां फेनरिस भी एडवेंचरर के रूप में पंजीकृत है। वह खुश है कि दोनों एक जैसे प्लेट पहनेंगे। वह लुपिन जानवरों के मिलन संस्कार की व्याख्या करती है। वह राइज नाम से पंजीकृत है ताकि कोई शक न हो। अचानक एक घोषणा होती है। यह एक बड़े साइकोबियर राक्षसों के झुंड को रोकने का आपातकालीन अनुरोध है जो सीधे शहर की ओर बढ़ रहा है। सभी से मदद मांगी गई और प्रति भालू का इनाम 10 गुना बढ़ा दिया गया। लोग गपशप करते हैं कि उन्होंने हीरो की पार्टी को मारा है। क्लियो झिझकता है कि यदि वे ब्लोंडी हीरो को हरा सकते हैं तो वे उसके लिए भी बहुत मजबूत होंगे। राइज ऐसा नहीं सोचती। वह उसे लड़ने के लिए जोर देती है क्योंकि यह उसकी शक्तियों का उपयोग करने का अच्छा मौका होगा। वह फिर भी मना कर देता है, इसलिए वह खुद जाने और राक्षसों को हराने का फैसला करती है ताकि यह साबित हो सके कि फ्लियो शक्तिशाली है, क्योंकि उसने उसे आसानी से हरा दिया था। वे तुरंत उस जंगल में टेलीपोर्ट करते हैं जहाँ राक्षस हैं। दोनों गिल्ड द्वारा बनाए गए शरणस्थल के घर को पाते हैं। वे इसे अपना आधार बनाने का निर्णय लेते हैं। क्लियो भी लड़ाई में शामिल होने का फैसला करता है। राइज सोचती है कि दोनों मिलकर डार्क आर्मी के नेता डार्क वन को भी हरा सकते हैं। वे एक महिला की चीख सुनते हैं और तेजी से उस दिशा में भागते हैं। यह वही शूरवीरों का समूह था जो पहले साइकोबियर के हमले में था। राइज सुझाव देती है कि वे कमजोर हैं और उन्हें राक्षसों द्वारा मारे जाने का इंतजार करना चाहिए। घायल मांसपेशियों वाला लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही राक्षस अंतिम वार करने वाला था, क्लियो एक बिजली का मंत्र चलाकर सभी राक्षसों को खत्म कर देता है। सभी राक्षसों का सफाया हो जाता है सिवाय एक के, जिसे राइज तुरंत निपटा देती है। शूरवीर उसे पहचानते हैं और सभी को बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि राइज वही राक्षस थी जो पिछली मुठभेड़ में थी, इसलिए वे उसे धन्यवाद करते हैं। वे उसके साथ की सुंदर कन्या के बारे में पूछते हैं। वह उसे अपनी साहसिक साथी के रूप में पेश करता है। यह उसे अपनी पत्नी के रूप में पेश करने का एक सही मौका था। एक अकेला साइकोबियर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन राइज की घूरती नजर से डरकर गिर जाता है। वह जल्दी से उनके सामने आत्मसमर्पण करता है। वे उसे अपना पालतू बनाने का फैसला करते हैं। फ्लियो उस पर प्रतिबंध मंत्र डालता है ताकि वह फिर से अचानक जंगली न हो जाए। फिर भी लड़कियां उससे डरती हैं, इसलिए वह उस पर आकार बदलने का मंत्र डालता है ताकि उसे एक सहने योग्य पालतू में बदल सके। वे उसका नाम साइबे रखते हैं क्योंकि वह एक साइकोबियर है। लड़कियां पूरी तरह से चौंक जाती हैं। शूरवीर उसे 2 बार बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं और खुद को औपचारिक रूप से क्लाइरोड के शूरवीर के रूप में पेश करते हैं। पीली वाली बेलेरोसा है, मांसपेशियों वाली ब्लॉसम, लाल सिर वाली बाइलरी और छोटी चुड़ैल का नाम बेलानो है। वे फ्लियो से युद्ध
युद्ध की कला में उन्हें प्रशिक्षित करने का अनुरोध करते हैं। वे उसे हीरो की पार्टी के मारे गए सैनिकों के बारे में बताते हैं। हीरो तब तक किसी लड़ाई में नहीं जाने का फैसला करता जब तक कि उसे कोई विश्वसनीय सैनिक न मिल जाए। इसीलिए राजा ने यह आदेश जारी किया कि प्रत्येक सैनिक को अपनी ताकत साबित करने के लिए एक साइकोबियर को मारना होगा और हीरो की पार्टी में शामिल होना होगा। वह उसे बताती है कि वे चारों भी एक साइकोबियर को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे और उसके मार्गदर्शन और प्रशिक्षण का अनुरोध करती है। क्लियो सोचता है कि उसे खुद अपनी जादू शक्तियों के बारे में भी पता नहीं है और वह उन्हें कैसे प्रशिक्षित करे। राइस गुस्से में आ जाती है और लड़कियों को शर्मसार असफल गाय कहती है। क्लियो उसे नियंत्रित कर लेता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में पेश करता है और वह सिर्फ उसके साथ एक शांत जीवन जीना चाहता है। राइस अब खुश होकर सुझाव देती है कि उन्हें वास्तव में लड़कर प्रशिक्षित करना चाहिए और एक पत्नी के रूप में वह उसका समर्थन करती है। वह मानता है कि वह महान शिक्षक नहीं है, लेकिन वह उन्हें प्रशिक्षित करने की पूरी कोशिश करेगा। लड़कियां भी उनसे उनके घर में रहने का अनुरोध करती हैं क्योंकि जंगल में राक्षसों से मिलने का खतरा है। राइस इस प्रस्ताव से सहमत होती है क्योंकि फ्लियो और उसे केवल एक कमरे और एक बिस्तर की जरूरत है। आखिरकार उनके विवाहित जीवन के लिए हमें डार्क वन के महल में ले जाया जाता है जहां एक दानव जिसका नाम उल्मिनास है उसे एक रिपोर्ट लाता है। वह उसे सूचित करती है कि फेंगारिल के नेतृत्व वाले शिविर को डेलावेजा जंगल पर डाली गई शुद्धिकरण मंत्र से तबाह कर दिया गया। मंत्र क्लाइरोड के जादूगरों द्वारा नहीं डाला गया और इसे एक व्यक्ति द्वारा डाला गया था। डार्क वन किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित है जो अकेले ही राक्षसों की एक सेना को नष्ट करने में सक्षम है। वह आदेश देता है कि उस व्यक्ति को पकड़कर उसके पास लाया जाए। अगली सुबह राइस फ्लियो को जगाती है और उसे बताती है कि यह उनका कमरा है क्योंकि वह उसकी पत्नी है। वह पिछली रात को याद करता है और राइस को अपनी पारदर्शी पोशाक में उसकी पत्नी के रूप में आत्मसमर्पण करते हुए वह उसे उनके बिस्तर पर आमंत्रित करती है ताकि वे रात में एक साथ दहाड़ सकें, जिसे वह सीधे तौर पर अस्वीकार कर देता है क्योंकि यह बहुत जल्दी होगा। वह हॉल में सोने के लिए जाता है लेकिन राइस उसे रोकती है और सोचती है कि बेलेरोसा और शूरवीर उनके रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे। सुबह में राइस उसे दिन के लिए तैयार होने का आग्रह करती है और इसी अजीब स्थिति के बीच बेलेरोसा अंदर आ जाती है। बाद में लियो को एक राक्षस के साथ बेलेरोसा को प्रशिक्षित करते हुए दिखाया जाता है जो उसके पीछे भाग रहा है। उसे अन्य लड़कियों द्वारा राक्षसों को हराने में मदद की जाती है लेकिन उनमें से कोई भी राक्षस को वश में करने में सफल नहीं होता। लियो महसूस करता है कि इन कमजोर शूरवीरों को प्रशिक्षित करना बहुत कठिन काम है। लड़कियों को उनके कमरों में ले जाया जाता है जिन्हें उन्होंने बिल्कुल पसंद किया। वे फ्लियो का आभार व्यक्त करती हैं उसकी उदारता के लिए। रिस सभी का स्वागत करती है खाने के लिए क्योंकि उसने एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। यह कच्चा मांस था जो उन्होंने हराए गए पर्वतीय जंगली सुअर से काटा था। फ्लियो ने उसे बताया कि यह अच्छा है लेकिन अगर मांस पका होता तो और भी अच्छा होता। उसने पूछा क्या वे इसे आग में भूनना चाहेंगे, जिस पर फ्लियो ने इनकार किया और बेलेरोसा ने मांस पकाने में उसकी मदद की। रिस को यह समझ में नहीं आया कि कोई स्वादिष्ट कच्चे मांस को क्यों जलाना चाहेगा। यह उनके पालतू जानवर के लिए भी अजीब है। बेलेरोसा और फ्लियो द्वारा पकाया गया रात का खाना सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा था। उसे सभी ने सराहा। उसने बताया कि उनके कुल के पास ज्यादा धन नहीं है इसलिए वे एक शेफ को नियुक्त नहीं कर सकते, इसलिए उसने खाना बनाना सीखा। रिस को कच्चे मांस के बजाय पत्ते और पके हुए भोजन खाने पर संदेह था। फ्लियो ने समझाया कि यह सलाद है और उसे यह खाना पसंद है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। गिल्ड में सभी साहसी लोग यह देखकर हैरान थे कि फ्लियो कितने सुअर लाया है। रिस ने फ्लियो से अकेले समय बिताने के लिए कहा ताकि वह शहर घूम सके और उसने कुछ समय के लिए उसे अकेला छोड़ने पर सहमति दी। उसने पूछा क्या वह भी उसके साथ आ सकता है लेकिन उसने अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा कि यह उसके व्यक्तिगत मामले में से कुछ है। फ्लियो का स्वागत लियोलिथ ने किया जो साहसी गिल्ड का प्रतिनिधि है। उसने फ्लियो से थोड़ी देर एक तरफ आने के लिए कहा ताकि कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर बात की जा सके। तब हमें रिस के हाथ में एक खाना बनाने की कक्षा का विज्ञापन मिलता है और वह सीखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पीछे के कार्यालय में लियोलिथ फ्लियो की अब तक की उपलब्धियों की प्रशंसा करता है और उसे सूचित करता है कि वह उसे इस तरह खींचने का कारण यह है कि उन्होंने इस राष्ट्र के राजा से एक अनुरोध प्राप्त किया है। वे चाहते हैं कि वह नायक के विजय में अपनी ताकत उधार दे और राजा ने यदि वह शामिल होने के लिए सहमति देता है तो उसे एक सम्मानित नाइट बनाने का प्रस्ताव दिया। वह जोड़ता है कि उनके गिल्ड ने कभी भी फ्लियो जैसी शक्ति नहीं देखी है क्योंकि उसने एक ही शिकार में बड़ी संख्या में श्रेणी के जादुई जानवरों का वध किया है। वे नहीं चाहते कि वह जाए लेकिन उनकी प्रतिभा का उपयोग दुनिया की मदद करने के लिए किया जा सकता है। फ्लियो सोचता है कि इस दुनिया के लोगों के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान हो सकता है। हालांकि वह इस दुनिया का नहीं है और उसे दानवों से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। वह गिल्ड मास्टर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। फ्लियो बाजार में रिस को खराब स्थिति में पाता है और पूछता है कि क्या वह किसी जादुई जानवर से टकराई है। वह नहीं कहती और बताती है कि वह अपने काम में थोड़ी लापरवाह थी। अपनी कक्षा के बारे में सोचते हुए उसे बताया गया था कि किसी पुरुष के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। वह टमाटर को छील नहीं पा रही है और यह उसके चेहरे पर छिड़क जाता है। उसे यह समझ में नहीं आता
बताता कि स्टेक पर कितना नमक डालना है। स्टीव बनाने के लिए वह तापमान को 10 गुना बढ़ा देती है ताकि पकाने का समय 10 गुना तेज हो सके, लेकिन यह भी एक विस्फोट के साथ उलट जाता है। वह फ्लियो के प्यार को जीतने के लिए खाना बनाने में सफल होने की कसम खाती है और हार नहीं मानने का निर्णय लेती है। हमें सुनहरे नायक के हरम में ले जाया जाता है जहां वह शक्तिशाली साहसी के साथ बातचीत कर रहा है जिसे राजा चाहता था। उसे यह नहीं पता कि यह बानाजा है जो फ्लियो के रूप में डिस्गाइज किया गया है। उसकी डबल सी सहायक उसे बताती है कि नए साहसी ने इतने सारे जादुई जानवरों को हराया है और उसके साथ सुनहरे नायक डार्क वन की सेना से लड़ सकता है। वह साहसी को अपने पास लाने का आदेश देता है और उसे अपना दाहिना हाथ बनाने की पेशकश करता है। फ्लियो के घर पर हम उसे सुनहरे नायक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए देखते हैं कि वह उसकी पार्टी में शामिल हो। रिस पूछती है कि क्या वह अपने पंजों से उन्हें डरा सकती है क्योंकि वे अब उन्हें इतनी बार पूछ चुके हैं। वह उसे चिंता न करने और नाइट्स के प्रशिक्षण में लौटने के लिए कहता है। मसाल ब्लॉसम और सिबे उसकी ट्रेनिंग के लिए खेतों में हल चला रहे हैं और फ्लियो इसकी सराहना करता है। रिस बेलेरोसा को तीर चलाना सिखा रही है। उसे 3 आंखों वाली मुर्गी को मारने के लिए कहा गया है, लेकिन वह हिचकिचाती है क्योंकि वे उसे प्यारी लगती हैं। रिस उसे बताती है कि उस पक्षी का मांस एक विशेष व्यंजन है। फ्लियो बेलानो को एक अंगूठी देता है जो उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जादू से भरी हुई है। वह सोचती है कि उसे यह अंगूठी किस अंगुली में डालनी चाहिए और रिस उसे एक बहुत विनम्र तरीके से दाहिनी अंगुली का सुझाव देती है। बालेरोसा फ्लियो से मदद मांगती है क्योंकि उसे एक कैटरपिलर दानव द्वारा हमला किया गया है। दानव को रिस द्वारा काट दिया गया और उसने उसे कहा कि वह अपनी बेचारी और असहाय भूमिका छोड़ दे क्योंकि यह केवल एक श्रेणी का दानव था। बालेरोसा ने कहकर उसकी पकड़ से बच निकलने की कोशिश की कि वह अनजान थी। रिस मानती है कि यह उसके पति को बचाने के लिए लुभाने की एक चतुर रणनीति थी। अचानक हमें झाड़ियों के पीछे एक परिचित चेहरा दिखाई देता है। इसकी अनदेखी करते हुए सभी रिस द्वारा तैयार भोजन का सेवन करते हैं और उसकी खाना पकाने की तारीफ करते हैं। रिस ने खुलासा किया कि जब भी वह गिल्ड गई है वह खाना पकाने के सबक के लिए गई है। उसने फ्लियो को बताया कि यह कठिन था और उसने अच्छा खाना पकाने के लिए जादू का उपयोग करने की कोशिश की लेकिन विफल रही, लेकिन उसने महसूस किया कि वह एक योद्धा है और वह और अधिक हासिल करने में सक्षम है और यह संतोषजनक है। उसने फ्लियो के लिए अपना विशेष व्यंजन प्रकट किया जो उसके शिक्षक द्वारा सिखाया गया था, जो एक स्वादिष्ट करी थी। फ्लियो को यह पसंद आई और उसने कहा कि वह इसे अपनी पूरी जिंदगी खा सकता है और रिस यह सुनकर बहुत खुश होती है। हम फिर से जासूसी करने वाली आंखें देखते हैं और वह उस लड़के के साथ फेनरीज को पहचानती है जिसे उसे डार्क वन द्वारा लाने के लिए कहा गया था। वह मनुष्यों को घिनौना कहती है और उसे राइस द्वारा निंजा की तरह सामना किया जाता है। उलमिनास को फ्लियो द्वारा अंदर चाय परोसी जाती है। वे पूछते हैं कि डार्क वन की व्यक्तिगत सेविका यहाँ क्यों थी। उसने उन्हें बताया कि वह बस इलाके की निगरानी कर रही थी। राइस उसे सूचित करता है कि वह फ्लियो के साथ उस घर में रहती है और वे शादीशुदा हैं। वह अपनी खुशी से छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर राक्षसी महिला घबराकर सहमत होती है। वह फ्लियो द्वारा बनाई गई चाय की सराहना करती है और उसकी तारीफ करती है। उलमिनास सोचती है कि यह मानव कौन है और यह 2 राक्षसों के बगल में बैठकर इतना शांत कैसे है। उसकी क्षमता मूल्यांकन जादू भी खाली आ रहा है। वह चौंक जाती है क्योंकि उसकी क्षमता डार्क वन पर भी काम करती है। वह राइस से जिज्ञासा से कहती है कि डेलवेजा जंगल अलग है और इसमें कोई जादुई जानवर नहीं है। फ्लियो जोर से सोचता है कि जिस शुद्धिकरण जादू का उसने इस्तेमाल किया वह वास्तव में काम कर गया। इस पर उलमिनास चिढ़ जाती है और गुस्सा होती है क्योंकि फ्लियो उनके रिश्तेदारों और दोस्तों की मौत का जिम्मेदार है। राइस का भाई फंगारा वहाँ तैनात था और वे अब उसके साथ संवाद नहीं कर सके। राइस उसे रोकता है और फ्लियो उससे पूछता है कि वह जो बता रही है वह सच है और क्या उसने उसके भाई को मारा। वह उससे माफी मांगता है और राइस जोड़ती है कि उसका भाई एक गर्वित लुपिन योद्धा था और हमें उसकी मौत पर दया नहीं करनी चाहिए। वह उलमिनास को बताती है कि वह फ्लियो की शक्ति से मोहित हुई थी और वह आकर्षित हुई थी, इसलिए उसने उसे अपने पति के रूप में चुनने का फैसला किया। लड़कियां सभी यह सुनकर चौंक जाती हैं। जब वे चुपके से सुन रही थीं, उलमिनास सोचती है कि फ्लियो डार्क आर्मी के लिए एक खतरा है और यदि वह राइस से शादी करता है तो वह भी डार्क वन की सेना के लिए एक खतरा है। वह उसे अपनी आंखों के सामने अपनी ताकत साबित करने के लिए एक नाटक युद्ध लड़ने का सुझाव देती है। मैच शुरू होता है और लड़ाई तब समाप्त होती है जब उनमें से कोई एक आत्मसमर्पण कर देता है। वह फ्लियो पर हमला करती है और उस पर हमले शुरू करती है। फ्लियो अपने जादू का उपयोग करता है जिसे फोर्स्ड रिलीज कहा जाता है ताकि इन जादुओं को तोड़ा जा सके। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को फंसाता है और उससे कहता है कि वह राइस को अकेला छोड़ दे। वह आत्मसमर्पण करती है और फ्लियो लड़ाई जीतता है। फ्लियो 4 लड़कियों को अपनी और राइस की सच्चाई के बारे में बताता है कि वह एक राक्षसी है जिसने उन्हें खाने की कोशिश की थी। वे स्वीकार करते हैं यदि लड़कियां इसकी रिपोर्ट करना चाहती हैं। राइस उन्हें बताती है कि उसकी निष्ठा अपने पति फ्लियो के साथ है और डार्क वन की सेना के प्रति कोई वफादारी नहीं है। वे सभी राइस को स्वीकार करते हैं क्योंकि उसने उन्हें उनके
प्रशिक्षण में मदद की और उनके प्रति बहुत उदार थी। वे उसे अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करेंगे। अचानक राइस कुछ खतरा सुनती है। यह उलिमिनास थी जो अपने ड्रैगन्स के साथ पिछले रात के बदले के लिए आई थी। बालेरोसा उसे सूचित करती है कि ड्रैगन्स ने उनके कई सैनिकों को समाप्त कर दिया है। जब उलिमिनास अपने ड्रैगन की शक्ति का घमंड कर रही होती है, फ्लियो उन्हें देखने के लिए उत्साहित होता है, न कि उनसे डरता है। यह इसलिए है क्योंकि ड्रैगन्स फ्लियो की पूर्व दुनिया में दुर्लभ थे और उसने कभी उन्हें नहीं देखा। उलिमिनास अपने ड्रैगन्स के साथ हमला करती है और फ्लियो एक पवित्र जादुई जादू मंत्र के साथ सभी को हरा देता है। वह इस शक्ति से चौंक जाती है क्योंकि वे डार्क आर्मी के सबसे मजबूत ड्रैगन्स थे। वह बचे हुए ड्रैगन्स के साथ भाग जाती है। ब्लॉसम को अफसोस होता है कि वह अपने खेत के उपकरण का उपयोग करके ड्रैगन को मार सकती थी ताकि ड्रैगन स्लेयर टाइटल अनलॉक हो सके। लियो उससे कहता है कि वह अपना उपकरण फेंके और अपने जादुओं से उसकी शक्ति और गति बढ़ाए। उपकरण ड्रैगन को चीरकर मार डालता है और उसका ड्रैगन स्लेयर टाइटल अनलॉक हो जाता है। अन्य लड़कियां भी उनके लिए ऐसा करने का अनुरोध करती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ड्रैगन्स सभी चले गए हैं। वे निराशा में रोते हैं। कहीं डार्क वन सोचता है कि एक साधारण साहसी में इतनी विशाल जादुई शक्ति कैसे हो सकती है, और वह आपसे कहता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे।